हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग जीएस का एक महा मैराथन कंडक्ट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, पिछले 2 लेक्चर्स में, तो इस सीरीज के 2 लेक्चर्स हम लोगों ने किए हैं, उसको आप लोगों ने भरपूर प्रतिसाद दिया है। दोनों लेक्चर्स के व्यूज मिला दे हम लोग तो शायद उसके व्यूज लाख से भी ज्यादा हो चुके हैं दोनों के मिला के। और आप लोग जो है कंटिन्यूअसली उसको लाइक एंड शेयर कर रहे हो, उतना ज्यादा प्यार दे रहे हो, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स। इससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिल रहा है और ये समझ आ रहा है कि हाँ यार, आप लोगों के लिए मेहनत करनी है, आप लोगों के लिए और एफर्ट्स करने हैं, आप लोगों के लिए कंटिन्यूअसली और ज्यादा काम करते रहना है। ठीक है, और उसी कड़ी में फ्रेंड्स आज भी मैं आप लोगों के लिए फ्रेंड्स बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आया हूं। मैं आप लोगों को बता दूं कि सक्सेस जो है ना, वो आप कभी कभी जो काम करते हो उससे नहीं आती। सक्सेस आती है जो आप कंसिस्टेंटली करते हो, कंसिस्टेंटली मेहनत करते हो, और जो लगातार मेहनत करता है ना, उसको सक्सेस मिलती है। कभी किया, आज मन था तो आज मेहनत कर ली, ठीक है, फिर 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन की जो है गैप हो गई, फिर एक दिन मेहनत कर ली, फिर एक हफ्ते की गैप हो गई, उससे नहीं आती सक्सेस। सक्सेस आती है कंसिस्टेंसी के साथ में। कंसिस्टेंसी एंड रिवीजन इज द की टू सक्सेस इन दिस एग्जाम्स। ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों ने, ये जो एग्जाम्स है आप लोगों की, इसके अंदर में आपकी कंसिस्टेंसी और रिवीजन बहुत ज्यादा मैटर करती है। ठीक है, तो वही चीज को हम लोग यहां पर में रख रहे हैं। आप लोगों ने पिछला लेक्चर देखा, उससे पहले वाला लेक्चर देखा, आप लोगों ने, आपकी एक लिंक पे लिंक बनती जा रही होंगी। अगर आप लोग चाहो तो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए एक धमाकेदार सेशन जो है वो उसके लिए ऑर्गेनाइज किया जा सकता है कि भाई जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है उसके ऊपर में, और उसके ऊपर में फिर टेस्ट आप लोगों की। ठीक है, चलिए, क्लास का लिंक नहीं आया, ऐसा तो हो नहीं सकता कि क्लास का लिंक नहीं आया। टेलीग्राम के ऊपर में शेयर कर दिया गया होगा क्लास का लिंक आप लोगों के साथ में। आप लोग भी फ्रेंड्स जल्दी जल्दी से इस सेशन को जहां भी शेयर कर सकते हो वहां शेयर कर दीजिए। मैं जैसे कि देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों में से 600 प्लस लोगों ने लाइक कर दिया इस सेशन को। तो 600 प्लस लोगों ने लाइक्स कर दिया है। इन सभी लोगों को समर्पित ये सेशन, जिन लोगों ने फ्रेंड्स को सेशन स्टार्ट होते से पहले ही लाइक कर दिया, सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इन लोगों ने फ्यूल दे दिया है। ये वो बच्चे जो सेशन को आगे बढ़ा रहे हैं एक्चुअल में। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी लोग हैं फ्रेंड, जहां जहां शेयर कर सकते हैं इस सेशन को, जल्दी जल्दी से शेयर भी कर देंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके और मैं ऐसे ही एनर्जी के साथ में आप लोगों को पढ़ा सकूं। पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन आप लोगों का एक इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन, करंट अफेयर का, इंपॉर्टेंट जीएस में करंट अफेयर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार हिस्ट्री ज्योग्राफी करवाने वाला हूं मैं स्नेहा, बिल्कुल जल्दी ही। ठीक है, ओके, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोगों का। आप लोगों से यहां पर में बोला गया है फ्रेंड्स कि भारत के किस राज्य का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया गया है। किस राज्य का पहला जो है, कौन सा फार्म है, फार्म का मतलब पता है ना आप लोगों को, जहां पर में खेती होती है, तो कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया गया है। वहां पर में जितना वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, ठीक है, उतना ही वहां के पेड़ पौधे इतने हैं कि वो उसको सोख लेते हैं। ठीक है, कार्बन न्यूट्रल। तो आप लोगों को याद रखना है, केरला का है वो, केरला के अंदर में उसको घोषित किया गया है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आप लोगों का ये। और मैं जैसे कि देख पा रहा हूं यहां पर मैं केवल और केवल जो है फ्रेंड 26-25% लोगों ने सही आंसर दिया है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। केरला के जो चीफ मिनिस्टर है पिनाराई, ठीक है, विजयन, उन्होंने घोषित किया है कि भाई अलुवा नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर में कार्बन, पहला कार्बन न्यूट्रल। कार्बन न्यूट्रल का मतलब कितना होता है, जितना कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज करता है वहां पर में, जो वो लोग ट्रैक्टर यूज करते हैं, जितना मोटर पंप यूज करते हैं, उससे जो कार्बन निकलता होगा, और जितना कार्बन ये अवशोषित कर लेते हैं ये पेड़ पौधे, उसके बराबर है। ठीक है, या फिर हो सकता है कि उससे ज्यादा ही कार्बन को वो अवशोषित कर लेते होंगे। ठीक है, तो ये कार्बन न्यूट्रल, जितना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है उतना ही रिसीव भी कर ले रहा है, तो न्यूट्रल मतलब जितना घाटा हो रहा है उतना ही प्रॉफिट हो जा रहा है, जितने पैसे आ रहे हैं उतने ही जा रहे हैं, तो न्यूट्रल, एकदम कट टू कट पे हो आप। ठीक है, तो कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया गया है अलुआ के अंदर में, ये याद रखेंगे, केरल के। तो केरल के अंदर में इसको घोषित किया गया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, प्लीज इसको याद रखो, ये क्वेश्चन के पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है, कार्बन न्यूट्रल फार्म। ओके, चलिए, ओके, पिनाराई विजयन जो है वो केरला के चीफ मिनिस्टर है। क्या बात है फ्रेंड, बहुत बढ़िया। यहाँ पर में 1400 के करीब आप लोग यहाँ पर में जुड़ चुके हो, और 1000 के करीब करीब लाइक्स भी होने वाले हैं हमारे जल्दी से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ कि गज उत्सव जो है वो कहाँ पर में मनाया जा रहा है, ताकि तब तक मैं उस समय में आप लोगों का, ठीक है, उस समय में आप लोगों का जो आंसर आप लोगों को दिख रहा है, वो मैं आंसर को जल्दी से छुपा लूँ, क्योंकि आंसर देख लोगे आप लोग तो आपको मजा नहीं आएंगी फिर उतनी ना, या
क्वेश्चन को चेंज कर देंगे हम। चलिए, गज उत्सव मैंने आप लोगों को बताया था गज उत्सव के बारे में पिछले लेक्चर में। कितने लोगों को याद है गज उत्सव कौन से राज्य में मनाया जा रहा है, कहां पर में मनाया जा रहा है? जो रोज लेक्चर देखेगा ना उसका फायदा होगा। और गज उत्सव वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उसका उद्घाटन किया था। पिछले लेक्चर में आपको बताया गज उत्सव के बारे में। तो गज उत्सव याद रखना है फ्रेंड्स आप लोगों ने। गज उत्सव मनाया गया आप लोगों का काजीरंगा आसाम के अंदर में। ठीक है, आसाम काजीरंगा के अंदर में। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप लोगों का आपके बुक के अंदर में दिया हुआ है, ये आपकी SCERT की बुक के अंदर में बिहार की। आपको बताना है कि धार्मिक स्तूपा जो है वो कहां पर में लोकेटेड है आप लोगों का। कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी लोगों को फ्रेंड्स, 1000+ लाइक्स आप लोगों के हो चुके हैं दूसरे ही क्वेश्चन के अंदर में। तो कॉन्ग्रेचुलेशन सभी लोगों को, आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। दूसरे क्वेश्चन के अंदर में 1500+ बच्चे यहाँ पर भी देख रहे हैं और लाइक्स भी आप लोगों ने कर दिए फ्रेंड्स 1000+, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए यहाँ पर में अगर हम बात करें धार्मिक स्तूपा, तो धार्मिक स्तूपा आप लोगों का, और एक है चौखंडी स्तूपा। चौखंडी 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 स्तूपा। कितने लोग चाहते हैं चौखंडी स्तूपा के बारे में भी बता दूं? जल्दी बताओ आप लोग। मैं आपको दोनों के दोनों इतना बढ़िया तरीके से स्टोरी के माध्यम से बताऊंगा ना, आप लोगों को हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा चौखंडी स्तूपा के बारे में भी। देखिए एक्चुअल में हुआ क्या था, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना फ्रेंड्स। गौतम बुद्ध जो थे, ठीक है, गौतम बुद्ध उनको जो है बोध गया के अंदर में, बोध गया के अंदर में उनको निर्वाण प्राप्त हुआ, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब उनको लगा कि यार ज्ञान किसको दूं किसको दूं। तो सबसे पहले तो उन्होंने अपने टीचर्स को ढूंढा, जो उनके टीचर्स थे। ठीक है, उनको ढूंढा, पता चला कि यार दोनों की मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, अलार कलाम और रामपुत्र दोनों की जो है मृत्यु हो चुकी है। फिर उन्होंने ढूंढा अपने 5 दोस्तों को जो उनके साथ में थे। ढूंढते 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 वो पहुंचे सारनाथ। सारनाथ सारनाथ जहां पर में वो अपने 5 दोस्तों से पहली बार मिले थे। ठीक है, जहां पर में मिले थे, ठीक है, जिस जगह पे मिले थे। अब ऐसा तो है नहीं कि मान लीजिए कि मैं आप लोगों को मिल गया, आप लोग मिले, मैं आया पटना के अंदर में, आपने देखा अरे दानी सर क्या कर रहे हो, मैं बोलूंगा इधर इधर बता गज उत्सव कहां पर में मनाया जाता है? नहीं पता तुझे? गज उत्सव नहीं पता तुझे? इतने प्यार से समझाया था मैंने। ठीक है, गज उत्सव बार बार रिवाइज भी कराया था। अरे सर चाय पी लो, चाय बहुत अच्छा। चल बता यहाँ पर में कि आर्टिकल नंबर 32 किससे रिलेटेड है? ऐसा तो करूंगा नहीं मैं आप लोगों से कि मिला और बस आपको पढ़ाना चालू कर दिया। अब गौतम बुद्ध भी ऐसे नहीं करेंगे कि गए यहाँ पर में, ठीक है, और जाके जो है इन लोगों को ज्ञान की बातें सुनाने लगे। कुछ नहीं रखा दुनिया में, कुछ नहीं है। ये BPSC UPSC क्या है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं रखा। बाहर वालों को भी अलाउ कर दिया है, कुछ नहीं है दुनिया में। संन्यास ले लो तुम लोग भी, बस ऐसे ऐसे थोड़ी होने वाला है। जहां वो मिले थे जहां पर में, ठीक है, जहां मिलेंगे वहां पर में क्या होगा? जहां पर में मिलेंगे वहां पर में चौखंडी मार के बैठ जाएंगे मस्त है कि और बता भाई क्या हाल चाल तेरा, सब ठीक है, मजे में ना? ठीक है, और छोटू क्या हाल चाल, कैसा चल रहा है? ठीक है, सर दर्द कैसा है तेरा अभी? ठीक है भैया, ठीक है। तो जहां मिले थे पहली बार, फर्स्ट टाइम, वहां पर में है चौखंडी स्तूपा। चौखंडी मार के बैठ गए थे, ऐसा ऐसा याद रखो। चौखंडी स्तूपा कहां पर में है? सारनाथ में ही है चौखंडी स्तूपा, जहां मिले थे। फिर थोड़े दूर गए होंगे, बैठे होंगे, आओ यार तुमको कुछ राज की बात बताता हूँ, मेरे को ज्ञान प्राप्त हो चुका है। ठीक है, अब मेरे को ना ज्ञान की बातें पता चल गई है। जहां पर में उन्होंने पहला प्रवचन दिया था, जहां बैठ के अलग जगह पे, ठीक है, वहां पर में बना है धार्मिक स्तूपा। ठीक है, धार्मिक स्तूपा, जहां पर मैं पहला प्रवचन दिया था इन लोगों को। ऑब्वियस सी बात है कि जहां बैठे होंगे, जहां मिलेंगे, वही थोड़ी ना देना प्रवचन चालू कर देंगे। ठीक है, समझ गए ना आप लोग? तो चौखंडी स्तूपा और धार्मिक स्तूपा दोनों के दोनों सारनाथ उत्तर प्रदेश के अंदर में है। अब मुझे लगता है कि आप लोगों को अब हमेशा हमेशा जिंदगी भर के लिए ये चीज याद हो गई होंगी। कितने लोगों को याद हो गई है हमेशा हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए धार्मिक? और आपको बता दूं धार्मिक स्तूपा वाला क्वेश्चन जो है आप लोगों का KBC के अंदर में पूछा था। कितने लोगों को याद है? मैंने दिखाया भी था उसका स्क्रीनशॉट। कौन बनेगा करोड़पति के अंदर में पूछा था कहां पर में लोकेटेड है, या वो पूछा था जहां पर में गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया था वहां पर में कौन सा स्तूपा बना हुआ है? धार्मिक स्तूपा। कौन बनेगा करोड़पति में? तो BPSC के साथ में करोड़पति भी बन सकते हो आप लोग मेरा लेक्चर देखकर। ठीक है, चलिए, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर B, सारनाथ के अंदर में लोकेटेड है। ठीक है, आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि धार्मिक स्तूपा जो है आप लोगों का, ठीक है, इसका निर्माण ईंटों से हुआ है। यहाँ पर में ऐसा माना जाता है कि यहीं पे जो है वो गौतम बुद्ध ने क्या किया था, अपना पहला प्रवचन दिया था। ठीक है, तो पहला प्रवचन यहीं पे गौतम बुद्ध ने दिया था। इसको समर्पित करते हुए
धामेक स्तूपा यहाँ पर में बनाया गया है, ईंटों से बना हुआ है ये याद रखना है आप लोगों ने, धामेक स्तूपा। ठीक है, अशोका ने इसको बनवाया था, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, अशोका ने इसको बनवाया था। और लॉर्ड बुद्धा ने पहला प्रवचन यहाँ पर में दिया था, ऐसा माना यहाँ पर जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। 1250 के करीब लाइक्स हो चुके हैं, 1900 से ज्यादा लोग यहाँ पर में देख रहे हैं। जल्दी जल्दी से लाइक का बटन भी दबा देंगे और शेयर भी करते रहेंगे फ्रेंड्स सभी लोग। धार्मिक स्तूपा, चौखंडी स्तूपा दोनों पूछूंगा मैं कभी भी आप लोगों से। ठीक है, याद हो गया, चलो बहुत अच्छी बात है। चलिए आंसर कीजिए यहाँ पर में कि, और ये मैंने पेड में बहुत अच्छे से पढ़ाया, याद है आप लोगों को? जितने पेड वाले बच्चे वो बता दो जल्दी जल्दी से, पूरा याद करवाया कि नहीं करवाया मैंने आप लोगों को? राज्यपाल पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? राज्यपाल को। ठीक है, मैक्सिमम लोग जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है, जिन लोगों ने पढ़ा नहीं है इस चीज को, उनके चांसेस है कि वो आंसर जो है वो राष्ट्रपति लगाए। जैसे कि यहाँ भी मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर में भी मैक्सिमम लोगों ने, अब तक जो मैं देख पा रहा हूँ उसके अंदर में 39% लोगों ने जो है आंसर लगाया है आप लोगों का राष्ट्रपति। अब 38% हो गया है। लेकिन जो बच्चे पेड वाले बच्चे हैं उन लोगों को तो अब जिंदगी भर के लिए याद हो गया कि राज्यपाल जो गवर्नर होता है राज्य का, उस राज्य का जो चीफ जस्टिस होता है आप लोगों का, ठीक है, उस राज्य का जो चीफ जस्टिस होता है वो जो है शपथ दिलाता है। ठीक है, उस राज्य का जो चीफ जस्टिस होता है। 34% लोगों ने सही आंसर दिया है यहाँ पर में, अब 35% हो गया है। ठीक है, तो जो भी पेड वाले बच्चे उनको पता होगा कि भाई जो चीफ जस्टिस होता है उस हाई कोर्ट का, जैसे मान लीजिए बिहार का गवर्नर बनना है, तो अपॉइंटमेंट कौन करेगा इसकी? राज्यपाल को अपॉइंट करेगा कौन? अपॉइंट, उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। लेकिन पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाएगा? शपथ दिलाएगा बिहार का गवर्नर, बिहार हाईकोर्ट के, जो बिहार हाईकोर्ट है, पटना हाईकोर्ट। ठीक है, पटना जो हाईकोर्ट है आप लोगों का, ठीक है, उसके पटना हाईकोर्ट के जो भी चीफ जस्टिस होंगे वो दिलाएंगे शपथ, ये याद रखना है। वैसे ही अगर मान लीजिए यूपी का कोई बनता है यहाँ पर में राज्यपाल, तो जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है उसके जो चीफ जस्टिस है वो शपथ दिलाएंगे, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है ये। अच्छा, राज्यपाल को अपॉइंट किसने किया था? राष्ट्रपति ने। शपथ दिलाई थी उस राज्य के हाईकोर्ट के जस्टिस ने, चीफ जस्टिस ने। अब मान लो कि उसको मजा नहीं आ रही राज्यपाल गिरी करने में, गवर्नर गिरी करने में मजा नहीं आ रही, यार क्या काम दे दिया, कोई काम ही नहीं है यार, यहाँ पर मैं बैठे रहना पड़ता, मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल भेजता है, बोलता साइन कर दो साइन कर दो साइन कर दो, मेरे से कोई पूछता भी नहीं कोई कुछ भी, मेरे को मजा नहीं आ रही, मेरे को छोड़ना है करके त्याग पत्र देना है। तो वो त्याग पत्र किसको देगा? अपना राज्यपाल। ये भी क्वेश्चन बनता है कि भाई उसको मजा नहीं आ रही, वैसे तो मजेदार जॉब है भाई, मस्त पैकी आराम करो, एक नंबर। ठीक है, ठीक है, बताओ इस्तीफा किसको देगा? इस्तीफा राष्ट्रपति को ही देगा वो, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति ने उसको अपॉइंट किया है, इस वजह से। ये याद रखेंगे आप सभी लोग, अपॉइंट उसको राष्ट्रपति ने किया है ना, इसी वजह से राष्ट्रपति ही उसको इस्तीफा, राष्ट्रपति को ही वो इस्तीफा सौंपेगा अपना। बढ़िया है, 2000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स, कॉन्ग्रेचुलेशन। और 41% लोगों ने सही आंसर दिया था। तो पेड वाले बच्चे जो है उनका रिवीजन भी हो गया और मैंने करवाया था वहां पर में, और मेरे को उम्मीद है कि सभी लोगों ने सही आंसर दिया होंगे, क्योंकि बार बार आपको रिवाइज करवाया था मैंने। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है? पहली बार भारत के अंदर में टेबल टेनिस महासंघ में किसी महिला को अध्यक्ष बनाया गया है। टेबल टेनिस, ढल गया दिन हो गई शाम, वो तो वो वाला खेल रहे थे वो लोग, लेकिन अपन टेबल पे खेल रहे टेनिस, टेबल पे। ठीक है, वो वाला टेबल टेनिस, टप 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 टप, बहुत मजा आती है खेलने में। टीटी पहली बार जो है फ्रेंड्स किसी महिला को बनाया गया है। तो आंसर कीजिए आप लोग, और ये इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है आप लोगों का। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? मेघना अहलावत। ओके, मेघना अहलावत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में कभी भी पूछा जा सकता है आप लोगों से, तो प्लीज इसको याद रखिए आप लोग। मेघना अहलावत जो है ये क्या बनी है आप लोगों की? मेघना अहलावत ये आप लोगों की वैसे एक राज की बात बताओ आप लोगों को, दुष्यंत चौटाला को कौन लोग, कितने लोग जानते हैं? दुष्यंत चौटाला की कौन है ये, बता देंगे जल्दी से। मेघना अहलावत, तो दुष्यंत चौटाला जो कि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री है, ठीक है, समझ जाओ। तो प्रेसिडेंट ऑफ टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है ये नियुक्त की गई है, पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, टेबल टेनिस फेडरेशन की, टेबल टेनिस महासंघ की पहली महिला प्रेसिडेंट मेघना अहलावत। ओके, जी हाँ, उनकी वाइफ है ये, ठीक है, दुष्यंत चौटाला की वाइफ है ये, हरियाणा के जो उप मुख्यमंत्री है ना, उप मुख्यमंत्री, ठीक है, कन्या नहीं है उनकी, वाइफ है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप लोगों का, हु इज द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर ऑफ इंडियन एयरफोर्स टू रिसीव अ गैलेंट्री अवार्ड। भाई महिलाएं जो है वो एयरफोर्स के अंदर में भी वीरता दिखा सकती कि नहीं दिखा सकती। भारत के इतिहास में पहली बार एयरफोर्स की किसी ऑफिसर, महिला ऑफिसर को गैलेंट्री अवार्ड मिला है, वीरता पुरस्कार मिला है। कितनी बड़ी बात है, ठीक है, कितनी बड़ी बात है। अरे तुम लोग चौक क्यों रहे हो, क्या सुंदर वाइफ नहीं हो सकती क्या किसी की, दुष्यंत चौटाला की। हाँ ठीक है, तुम लोग जितने भी लोग हैं ना लड़के लोग यहाँ पर, मैं ऐसे लिख रहे हो करके, सब जलते हो बेटा तुम लोग उससे, दुष्यंत चौटाला से। तुम लोग सब जल रहे हो उससे, जल कुकड़ो, सब जल रहे हो तुम लोग उससे। जी तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग यहाँ पर मैं बात करें आप लोगों की, ठीक है, जो अगर हम लोग यहाँ पर में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें हम लोग यहाँ पर में, तो आप लोगों से बोला गया है कि भाई महिला ऑफिसर इंडियन एयरफोर्स के अंदर में पहली महिला ऑफिसर जो है आप लोगों की जिसको गैलेंट्री अवार्ड मिला है आप लोगों का, तो आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, दीपिका मिश्रा। ठीक है, दीपिका मिश्रा पहली महिला विंग कमांडर जिनको जो है वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया, पहली महिला। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। आप लोगों को पता ही है फ्रेंड्स कि आजकल महिलाएं जो है वो बहुत ज्यादा नाम ऊंचा कर रही है। तो विंग कमांडर दीपिका मिश्रा, इन्होंने क्या किया है ये याद रखना है आप लोगों ने, पहली बार कोई महिला बनी है फीमेल एयरफोर्स ऑफिसर जिसको वीरता पुरस्कार मिला है। अब तक एयरफोर्स के अंदर में किसी भी महिला ऑफिसर को ये पुरस्कार नहीं मिला था, वीरता पुरस्कार नहीं मिला था आप लोगों का। ठीक है, तो आंसर जो है आप लोगों का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अरे शिवानी सिंह, शिवांगी सिंह क्यों लगा रहे हो भाई, यहाँ बोल रहा है गैलेंट्री अवार्ड किसको मिला है, अभी अप्रैल की बात है ये। ठीक है, तो विंग कमांडर दीपिका मिश्रा है आप लोगों का, ये याद रखना है आप लोगों ने, दीपिका मिश्रा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। नाउ फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि हमारी महिलाएं जो है बहुत ज्यादा काम आगे बढ़ा रही है। अभी आप लोगों को पता है ना, वंदे भारत वंदे वंदे भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस जो है आप लोगों की, उसको चलाने वाली पहली एशिया की जो पहली लोको पायलट थी 1988 के अंदर में, पूरे एशिया की पहली लोको पायलट बनी थी वो। ठीक है, तो बताओ कि उनका नाम क्या था, जो फर्स्ट फर्स्ट एशिया, फर्स्ट लोको पायलट ऑफ होल एशिया, लोको पायलट, लोको पायलट, लोको पायलट का मतलब होता है जो ट्रेन चलाती है, फर्स्ट लोको पायलट ऑफ एशिया, एशिया। ठीक है, सुरेखा यादव, सुरेखा सुरेखा यादव, इन्होंने जो है वंदे भारत एक्सप्रेस भी चला के दिखाई है। मतलब पहले तो वो लोको पायलट बनी थी इंडियन इंडियन रेलवे के अंदर में 1988 के अंदर में, और उसके बाद में जो है, उसके बाद में जो है फ्रेंड्स वो सुरेखा यादव जो है वंदे भारत चलाने वाली भी पहली महिला बन गई है। तो देखिए कितनी बड़ी बात है, महिलाएं कितना नाम रोशन कर रही है। ओके, तो इसी तरीके से यहाँ पर मैं आप लोग जो है फ्रेंड्स, आप लोग भी जो महिला यहाँ पर मैं देख रही है वो भी नाम रोशन करते रहेंगी जल्दी जल्दी से। क्या बात है फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने 1500 प्लस यहाँ पर मैं लाइक्स कर दिए हैं, तो आप सभी लोगों का यहाँ पर मैं इसी बात के लिए भी शुक्रिया बहुत बहुत। ठीक है, जल्दी जल्दी से शेयर करते रहेंगे ताकि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे आप लोग, तो मैं ऐसे ही मोटिवेशन के साथ में आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें याद करवा सकता हूँ। तो प्लीज़ इसको याद रखना, दीपिका मिश्रा जो है ये बनी है। अगर आप लोग रिवीजन चाहते हो तो मैं रिवीजन आप लोगों को करवा दूंगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। 2023 में विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन वाज वर्ल्ड हीमोफीलिया डे ऑब्जर्व्ड इन 2023? हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? पहला विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? सॉरी, पहला हीमोफीलिया नहीं, विश्व का मतलब बेसिकली हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? हीमोफीलिया का मतलब क्या होता है? हीमोफीलिया का मतलब होता है बेसिकली फ्रेंड्स आप लोगों का जब बॉडी के अंदर में खून की कमी हो जाती है, ठीक है, उसको हीमोफीलिया कहा जाता है। तो हीमोफीलिया के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हीमोफीलिया दिवस कब मनाते हैं? ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों का एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं आप लोगों से। अगर आपके बॉडी के अंदर में हीमोफीलिया हो जाए, खून की कमी हो जाए, तो क्या होगा? खतरा है। हिम भाई, खून की कमी होना एक खतरे की बात है, खतरा हो जाएगा आप लोगों के लिए।
खून की कमी हो गई, खून की कमी हो गई, तो हीमोफीलिया, खून की कमी हो गई मतलब 17, और आपके लिए फिर हो जाएगा खतरा। तो हीमोफीलिया 17 अप्रैल को मनाया जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स। 17 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व हीमोफीलिया दिवस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं, तो प्लीज इसको आप लोग याद रखेंगे। ओके, हीमोफीलिया दिवस आप लोगों का। ओके, चलिए, तो आप लोगों के लिए पूरा का पूरा जो है फ्रेंड्स वर्ल्ड हीमोफीलिया दिवस जो है आप लोगों का मनाया जाता है 17 अप्रैल को, 17 अप्रैल को मनाया जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। उसके बाद में फ्रेंड्स अगर मैं आप लोगों से बात करूं, आप लोगों का 18 तारीख को, 18 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज दिवस, ठीक है, विश्व विरासत दिवस आप लोगों का। अर्थ डे मनाया जाता है 22 अप्रैल को, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, सभी लोग लिखेंगे अर्थ डे कब मनाया जाता है, अर्थ डे सभी लोग लिख देंगे ताकि याद हो जाए आप लोगों को। आप लोगों से मैंने कहा था कि हेल्थ डे कब मनाया जाता है, ये भी याद रखना है 7 अप्रैल को, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी जिनेवा के अंदर में। उसके बाद में जो है होम्योपैथी डे कब मनाया जाता है, 10 अप्रैल को मनाया जाता है होम्योपैथी डे, होम्योपैथी डे, ठीक है, 10 अप्रैल को मनाया जाता है, ये याद रखना है। और पंचायती राज दिवस, नेशनल पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है, 24 अप्रैल को। और 25 तारीख को मनाया जाता है उसके जस्ट बाद में पंचायत करने आप गाँव गए थे, और गाँव गए, वहां पर में काट लिया मच्छर ने, मच्छर जो है ना काट ली इस त्योहार को, तो मच्छर ने काट लिया, तो 25 तारीख को मान लीजिए मलेरिया हो गया। तो पंचायत गांव में होती है, गांव में गए थे आप पंचायत करने के लिए 24 तारीख को, की पंचायत में बैठेंगे भाई, पंचायत देखेंगे, एक मच्छर आईस काट लीस और त्योहार को मलेरिया देइस, ठीक है। चलो, तो ये याद रखना है आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स। आप लोगों से पूछ सकते हैं कि मलेरिया डे कब मनाया जाता है, पंचायत डे कब मनाया जाता है, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, करंट में थे आप लोगों के एग्जाम के कुछ समय पहले के, तो इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में पूछ लिया जाए 24 और 25 तारीख आप लोगों को। ओके, बहुत मजा आ रहा है सर, चलो थैंक यू उमेश यादव जी, मुझे भी बहुत मजा आ रहा है, ऐसे ही आप लोग लाइक एंड शेयर करते रहेंगे, मुझे भी बहुत ज्यादा मजा आता है फिर आप लोगों को पढ़ाने में। ओके, चलिए, नाउ फ्रेंड्स आप लोगों को एक चीज याद रखनी है कि स्लीनेक्स, ठीक है, स्लीनेक्स नाम से जो आप लोगों का, ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइजेज है, ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज, ये कौन से दो देशों के बीच में होती है? ऑब्वियस सी बात है, श्रीलंका और इंडिया के बीच में, श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो एक्सरसाइज होती है, मिलिट्री एक्सरसाइज, श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो मैरीटाइम एक्सरसाइज होती है, मतलब नेवी की जो एक्सरसाइज होती है, उसको स्लीनेक्स कहा जाता है। ये कौन से नंबर का, 2023 में कौन से नंबर की स्लीनेक्स एक्सरसाइज हुई? क्योंकि ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। जी हाँ, पेन कलर चेंज कर लिया आलिया हुसैन जी, डोंट वरी, जीएस वाले पार्ट में है। तो फ्रेंड्स ये याद रखना है आप लोगों ने कि स्लीनेक्स जो है आप लोगों का, ये कौन से नंबर का, क्योंकि स्लीनेक्स आप लोगों से डायरेक्टली ये भी पूछ सकते हैं कि स्लीनेक्स कौन से दो देशों के बीच में होता है, लेकिन अगर मान लो कौन से नंबर का था, ये कौन से दो देशों के बीच में होता है, श्रीलंका और इंडिया के, लेकिन कौन से नंबर का था, तो 10वें नंबर का था, कोलंबो के अंदर में आयोजित किया गया था फ्रेंड्स, ये याद रखना, श्रीलंका के कोलंबो के अंदर में ये आयोजित हुआ था। ये भी पूछा जा सकता है कि स्लीनेक्स 10वें नंबर का संस्करण था, मतलब 10वीं बार हो रहा था ये एक्सरसाइज, कि अगर श्रीलंका पे अटैक हो जाए तो भारत कैसे मदद करेगा, और भारत पे हमला हो जाए तो श्रीलंका हमारी कैसे मदद करेगा, वो एक्सरसाइज कर रहे हैं हम लोग, ऐसे पूरे दुनिया भर के देश अपने एक दूसरे के साथ में एक्सरसाइज करते रहते हैं वो लोग। ओके, तो ये 10वें नंबर का संस्करण था, कोलंबो श्रीलंका में आयोजित किया गया। देखो, एक बात करो, याद रखो मेरे साथ में दोहराएंगे सभी के सभी लोग, ठीक है। पहली बात, स्लीनेक्स इंडिया और श्रीलंका के बीच में मैरीटाइम एक्सरसाइज है, मतलब नेवी की, इंडियन नेवी और श्रीलंका की नेवी की एक्सरसाइज है ये, पानी में। 10वें नंबर का संस्करण है ये याद रखना है आप लोगों ने, 10वीं बार किया है ये, कोलंबो में किया था, ये याद रखना है आप लोगों ने, कोलंबो के अंदर में, ये तीन चीजें आप लोगों ने याद रखनी है, कोलंबो के अंदर में आयोजित हुआ था ये श्रीलंका के, तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए, नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस चावल का क्या नाम है जिसके लिए बिहार को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? उस चावल का नाम बताओ जिसके लिए बिहार को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। बिहार का है भाई, तो ऑब्वियस सी बात है आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। और कहां पर में उगता है वो चावल? इसके लिए तो पोल बनता है आप लोगों का। तो आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों का क्या हो जाएगा, और मेरे को बताना है कि कौन से इलाके में उगता है ये, कौन से इलाके का है ये, कौन से इलाके का है ये भी बताना है, क्योंकि बिहार का है भाई, ऑब्वियस सी बात है पता होना चाहिए। तो मिर्चा राइस, ठीक है, मिर्चा राइस, पश्चिमी चंपारण, वेस्ट चंपारण, ये याद रखना है आप लोगों ने, ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, मिर्चा राइस पश्चिमी चंपारण का है, और इसको जो है जीआई टैग मिला है। तो मिर्चा राइस पश्चिमी चंपारण का रीजन के अंदर में इसको उगाया जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने, चावल का एक प्रकार है, और इसको
जीआई टैग मिला है। मतलब कि अब जो है मिर्चा चावल जब भी उगेगा उसके साथ में चंपारण, पश्चिमी चंपारण का नाम जरूर जोड़ा जाएगा, इसका ये मतलब होता है बेसिकली। वैसे ही फ्रेंड्स एक नागरी दुबराज राइस वेराइटी है, नागरी दुबराज, ठीक है। तो नागरी दुबराज चावल कौन से किस्म की मतलब एक किस्म का चावल है, ये कहाँ का जीआई टैग मिला है इसको? छत्तीसगढ़ के अंदर में, छत्तीसगढ़ में। तो नागरी दुबराज अगर आप लोगों से पूछा जाए तो ये याद रख लेना आप लोग, ये छत्तीसगढ़ का है। तो देखो दोनों आपको बता दिया कि मिर्चा राइस अगर बोला जाए, मिर्चा राइस, मिर्चा चावल बिहार का, और नागरी दुबराज चावल छत्तीसगढ़ का। नागरी दुबराज छत्तीसगढ़ का, ठीक है, नागरी दुबराज छत्तीसगढ़ का, ठीक है। मिर्चा बिहार का, नागरी दुबराज छत्तीसगढ़ का। ये आप लोगों से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है आप लोगों से, तो प्लीज इसको भी याद रखेंगे आप लोग। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग चीजों को ये मिल चुका है। अगर आप लोगों की कभी हिम्मत हुई तो आप लोग कर भी सकते हो उसको याद, अगर आप लोगों की इच्छा हुई करने की तो, ठीक है। चलिए बाकी जल्दी जल्दी से सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ पर मैं देख रहे हैं, जैसे मैं देख रहा हूँ फ्रेंड्स कि 1800 के करीब लोगों ने लाइक कर दिया है। जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स इस सेशन को लाइक जरूर कर देंगे आप लोग, ठीक है, लाइक कर देंगे। और जहां भी आप लोग शेयर कर सकते हो जरूर शेयर भी कर दीजिए। और अगर शेयर कर दिया है तो टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है सभी लोगों ने, जितने भी लोग देख रहे हैं टीचिंग परीक्षा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना आप लोग। जीआई का फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेत, कि भाई इस भौगोलिक इलाके का ये उगाया हुआ है। अगर पेठा है तो आगरे का पेठा, ऑब्वियस सी बात है भाई। तो पेठा, आगरे का पेठा बोलकर बनारस में ले जाकर बेच दिया, बनारस में बना के बेच दिया जाता था। तो वो जीआई टैग मिलने से क्या होता है कि उस जगह के लिए वो रिजर्व हो जाता है कि हाँ ये जगह का है वो इलाका। नाउ फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर देखिए आप लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट गुप्ता रूलर जो थे समुद्रगुप्त वो बजाया करते थे, उनके सिक्कों के ऊपर में उनको बजाते हुए दिखाया गया है। तो वीणा बजाते हुए उनको दिखाया गया है, ये याद रखना है आप लोगों ने समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का नाम क्या था ये बताएंगे आप लोग। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का नाम क्या था? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का नाम था, ठीक है, बताइए जल्दी से। हरिशेन, 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 ये भी याद रखना है आप लोगों ने, हरिशेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का नाम। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से ये पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर में हमारे समुद्रगुप्त को देखिए, यहाँ पर में समुद्रगुप्त जो है ये वीणा बजाते हुए दिखा रहा है आप लोगों को, वीणा बजाते हुए दिख रहा है। इसके अलावा ये बहुत अच्छा कवि था, इसने कविराज की उपाधि भी ली थी, कविराज की, कविराज की उपाधि किसने ली थी अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो भी आप लोगों का आंसर क्या होगा? कविराज की उपाधि किसने ली थी? तो आंसर आप लोगों का होगा समुद्रगुप्त ने ली थी, ठीक है। संगीत था, कवि था, लेखक था, अच्छा योद्धा था, सब कुछ था ये, ठीक है। अच्छा ये देखिए आप लोगों के बिहार की बुक में से लिया गया क्वेश्चन, हर्षवर्धन किस वंश का राजा था? हर्षवर्धन किस वंश का राजा था ये बताना है आप लोगों ने, बताइए जल्दी से। हर्षवर्धन किस वंश का राजा था? हाँ, नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है उसको। हर्षवर्धन किस वंश का राजा था ये बताना है आप लोगों ने, ठीक है। कल जो है फ्रेंड्स आप लोगों का पिछले एक महीने के अंदर में जितना भी मैंने पढ़ाया है उसकी आप लोगों की एक महा मैराथन पोल वाली लेंगे हम लोग, और उसको जो है मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करेंगे कि लाइव ही उसको रखें हम लोग, ताकि लाइव जो है आप लोगों का लाइव एटमॉस्फेयर आप लोगों का बन जाए, लाइव जो है आपका बन जाए टेस्ट देने का पोल के साथ में, ताकि आप एग्जाम के अंदर में भी वो प्रेशर को फील कर पाए कि लाइव देना है, एकदम साथ में देना है और पूरा बैठ के देना है एक साथ। तो कल जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है, कल 12 बजे डॉट, ठीक है, 12 नून के ऊपर में आप लोगों ने पहुंच जाना है, ठीक है। मैं अभी सेशन बनवा के उसको शेयर करवा दूंगा आपको टेलीग्राम पे, दानिश शेख टेलीग्राम ग्रुप जो उस पर, और टीचिंग परीक्षा टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर में, ठीक है। आप लोगों ने उसको क्या करना है, लाइक एंड शेयर करके रख लेना है ताकि आप लोगों की हो जाए अच्छे से। और आज पूरा जाके जाओ, ठीक है, टीचिंग परीक्षा चैनल के ऊपर में प्लेलिस्ट पे देखो और पूरे के पूरे लेक्चर को रिवाइज करो आप लोग। तो आप लोगों को बताना है हर्षवर्धन नाम का जो राजा था, जो कि उत्तर भारत के अंदर में 6वीं और 7वीं शताब्दी में यहाँ पर में शासन करता था इस इलाके के अंदर में, वो कौन से वंश का था? तो वो पुष्यभूति वंश का था, पुष्यभूति वंश। इसी को वर्धन वंश भी बोला जाता है, वर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन, और इसी को पुष्यभूति वंश भी बोलते हैं। पुष्यभूति वंश और वर्धन वंश एक ही बात है, पुष्यभूति वंश और वर्धन वंश एक ही बात है, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, ठीक है। पुष्यभूति राजवंश या वर्धन राजवंश एक ही बात है, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। हर्षवर्धन जो है इनका सबसे पराक्रमी शासन था, सबसे पराक्रमी, सबसे महान शासक जो है हर्षवर्धन को माना जाता है। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी पता है आप लोगों को? ठीक है, कन्नौज को उसने अपनी राजधानी बनाया था, कन्नौज को, ये याद रखना है आप लोगों ने, कन्नौज को,
ठीक है, कन्नौज को उसने अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया था, ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सुदर्शन झील की मरम्मत सबसे पहले किसने करवाई थी? सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी? अरे सर लेकिन पहले ये तो बता दो, सुदर्शन झील है क्या, कहाँ है, क्या है, क्यों है, कैसे है, किसने बनाई? तो सुदर्शन झील किसने बनवाई थी ये बता दो आप लोग सबसे पहले, तो किसके समय काल में बनाई गई? ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आपकी बुक में भी दिया हुआ है आप लोगों का, जल्दी जल्दी से बताइए। ये कन्नौज बोल के नहीं, ये नाक पोछने वाली इमोजी भेजने का क्या मतलब है? मैं समझ में नहीं आया मेरे को लॉजिक। मतलब ऐसे ऐसे नाक ऐसे अपने पोछ रहे थे और ऐसे ऐसे करके भेज दिए तो ऑटोमेटिक चली गई, ऐसा है क्या वो? मैं कुछ लॉजिक समझ में नहीं आता कभी कभी तो। चलिए, सुदर्शन झील जो है फ्रेंड्स कहां पर में आप लोगों का? गुजरात के अंदर में। पहली बात तो ये याद रखना है आप लोगों ने, गुजरात में है। ठीक है, गुजरात के अंदर में। ठीक है, उसके बाद में इसको बनवाया किसने था सुदर्शन झील को? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इसको बनवाया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इसको बनवाया गया था, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इसको 2 बार रिपेयर करवाया गया। सबसे पहली बार इसको रिपेयर करवाया था फ्रेंड्स आप लोगों के, ठीक है, एक बार रुद्रदमन ने करवाया है, एक बार स्कंदगुप्त ने इसको रिपेयर करवाया है। ठीक है, स्कंदगुप्त ने इसको रिपेयर करवाया। तो सबसे पहले रिपेयर किसने करवाया था, ये वाली बात हो रही है आप लोगों की। तो सबसे पहले याद रखना है आप लोगों ने, रुद्रदमन ने इसको रिपेयर करवाया था। रुद्रदमन ने, रुद्रदमन एक शाक राजा था, इसने इसको इसकी रिपेयरिंग करवाई थी, रुद्रदमन ने, ये याद रखेंगे आप लोग। और उसके बाद में उसकी रिपेयरिंग करवाई थी स्कंदगुप्त ने, उसके बाद में। तो आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए फ्रेंड्स। सुदर्शन झील आप लोगों को गुजरात के अंदर में सौराष्ट्र का जो इलाका है वहां पर में मिलेगा आपको। सुदर्शन झील सौराष्ट्र के इलाके के अंदर में, गुजरात के सौराष्ट्र में। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है कि इसका निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इसका निर्माण कार्य करवाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी टेट में आ चुका है। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। इसका पहली बार रिपेयरिंग किसने करवाई थी, इसकी मरम्मत करवाई थी रुद्रदमन एक नाम के शाक राजा ने, रुद्रदमन ने। फिर बाद में इसकी रिपेयरिंग किसने कराई? स्कंदगुप्त नाम के गुप्ता वंश के राजा ने। ठीक है, तो 2 बार इसकी रिपेयरिंग करवाई गई है इस झील की, और बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ठीक है, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, रुद्रदमन और स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त ने पहली बार, दूसरे बार, ठीक है, स्कंदगुप्त ने। ये आप लोगों को गुजरात के सौराष्ट्र के इलाके के अंदर में मिलेगा। गिरनार की पहाड़ियां है सौराष्ट्र में, गुजरात में सौराष्ट्र का इलाका है, सौराष्ट्र, सौराष्ट्र करके एक इलाका है वहां पर में गिरनार की पहाड़ियां, गिरनार, ये पहाड़ियां जो है ना, गिरनार की पहाड़ियां, गिरनार, गिरनार की पहाड़ियां, उसके बीच में मौजूद है ये झील। ठीक है, चलिए, ये आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सुदर्शन लेक बहुत ज्यादा पूछा जाता है आप लोगों से। ठीक है, अगर बोलोगे तो इसके ऊपर में क्वेश्चन, कल मैं जो टेस्ट लेने वाला हूँ इसके ऊपर में भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता हूँ यहाँ पर मैं। ठीक है, मुकेश सिन्हा जी, पेड बैच के अंदर में ये सारा का सारा मिसलेनियस के अंदर में मैं करवाने वाला हूँ। एक जो मिसलेनियस वाली शीट लूंगा ना उसके अंदर में करवाने वाला हूँ आप लोगों को। उसके बाद में फ्रेंड्स, किस राज्य में विधान परिषद है? कौन सा वाला राज्य है जहां पर में विधान परिषद है? ठीक है, कौन सा राज्य है जहां पर में विधान परिषद है? 2000 प्लस लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स, आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। एक ने लिखा पढ़ लेंगे। ठीक है, मैंने पूछा ना कि कितने लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों से इसका क्वेश्चन बना के एक बार आप लोगों से पूछ लूँ और आप लोगों को करवा लूँ, तो एक ने लिखा पढ़ लेंगे सर। ठीक है, करा लो, पढ़ लेंगे, आप पे एहसान कर देंगे सर। एक इतना तो एहसान कर ही रहे आपके ऊपर में पढ़ पढ़ के, हम एक एहसान और सही आपके ऊपर करा दो, एक क्वेश्चन और कर लूंगा मैं, पढ़ लूंगा सर। पढ़ लेंगे मतलब पढ़ लेंगे, ये क्या होता है? ठीक है, अरे भाई जॉब तुम्हारी लगेंगी, तुम कामयाब होंगे, तुम्हारे जो है यहाँ पर में एग्जाम निकल जाएंगी, तो तुम जो है वहां पर में एकदम सबसे पहले जाके बताओगे कि निकल गया करके, पेपर निकल गया, पेपर निकल गया, पेपर निकल गया करके। पढ़ लेंगे, ठीक है, तो हम भी पढ़ा देंगे। बिहार किस राज्य में विधान परिषद है? तो हम लोगों ने इसको पूरा अच्छे से देखा हुआ है फ्रेंड्स, विधान परिषद वाला, अगर आप लोगों को पता हो, विधान परिषद पूरा मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, मैंने आपको बताया था विधान परिषद 6 राज्यों के अंदर में है, याद करो। और मैंने आप लोगों को बार बार कहा था कि भाई प्लीज केंद्र सरकार वाला जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया और स्टेट गवर्नमेंट वाला पढ़ाया उसको अच्छे से देखना। बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट किया था मैंने।
और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा ऐसी मुझे उम्मीद है। ठीक है, जितने भी बच्चे पेड वाले उन लोगों को मैंने बोला था कि इसको रिवाइज करना है आप लोगों ने, केंद्र सरकार वाला और राज्य सरकार वाला, यूपी और बिहार। ठीक है, उसके बाद में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है, यूपी यूपी बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये 6 राज्य ऐसे हैं जिनके पास में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधान परिषद है। ओके, तो यहां पर में कौन सा वाला राज्य है आप लोगों का जिसके पास में विधान परिषद है? तो यहां पर में इस क्वेश्चन में से आप लोगों का बिहार के पास में है। ठीक है, उड़ीसा के पास में विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद मतलब ये पूरा विधान परिषद का अच्छे से समझाया है आप लोगों को मैंने, ठीक है, क्लास के अंदर में, और पूरा का पूरा जो है हम लोगों ने एक एक करके चीजें देखी हुई है। उसके बाद में हमने देखा असम में नहीं है, राजस्थान में भी नहीं है, तो आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, बिहार के अंदर में है। ओके, विधान परिषद। तो विधान परिषद के बारे में आप लोगों की बुक के अंदर में भी दिया हुआ है, इसी वजह से आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया है मैंने। आप देख सकते हो कि भारत के प्रत्येक राज्य में विधानसभा है, लेकिन विधान परिषद केवल 6 राज्यों के अंदर में, केवल 6 राज्यों के अंदर में। जम्मू कश्मीर में पहले हुआ करती थी, अब नहीं है, तो इसको काट दो आप लोग। ठीक है, आप लोगों की बुक के अंदर में अपडेट होने का बचा हुआ है वो वाला। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे इसको। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में अगर हम लोग आगे बढ़े फ्रेंड्स, तो ये एक स्थायी सदन होता है, द्विसदनीय विधायिका केवल और केवल 6 राज्यों के अंदर में, उसको हम लोगों ने अच्छे से देखा था। आई होप आप लोगों ने उसको कर लिया होगा। ठीक है, तो बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ है, तेलंगाना, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, तेलंगाना के अंदर में भी है। तो ये जो मैंने आपको बताया ना, ये 6 राज्यों के अंदर में है विधान परिषद, ये आप लोगों ने याद रखना है। और इसको मैंने पेड क्लास के अंदर में आप लोगों को पूरा का पूरा करवाया हुआ है, और इसका क्या होता है, कैसे 1/2, 1/6, 1/12, 1/12 पूरा का पूरा हमने किया, और यहाँ पर मैं भी आप लोगों को करवा दूंगा मैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आप देख सकते हो, इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार किस वर्ष मौलिक अधिकार के रूप में लागू हुआ था? शिक्षा का अधिकार किस वर्ष मौलिक अधिकार के रूप में लागू हुआ था? शिक्षा का अधिकार किस वर्ष मौलिक अधिकार के रूप में लागू हुआ था? वेरी गुड फ्रेंड्स, देखिए शिक्षा का अधिकार जो है आप लोगों का, ये फंडामेंटल राइट आप लोगों का बना था, फंडामेंटल राइट ये बना था आप लोगों का। ठीक है, 2002 में। ठीक है, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए 2002 में। लेकिन यहां पर मैं बोला गया है लागू कब हुआ था, बना कब था वो बात अलग है, यहां पर मैं बात हो रही है लागू कब हुआ था। ठीक है, लागू कब हुआ था? लागू हुआ था ये आप लोगों का फ्रेंड 2010 के अंदर में, 1 अप्रैल 2010 में। तो बना कब था ये बात अलग है। आर्टिकल नंबर 21A जोड़ा गया था आप लोगों का 2002 में, लेकिन उसको लागू किया गया 2010 के अंदर में। ठीक है, 1 अप्रैल 2010 के अंदर में लागू किया गया था। ठीक है, 6 से 14 साल के जो बच्चे उनके लिए, और जो दिव्यांग जन है उनके लिए 6 से 18 साल तक के लिए आप लोगों का। तो ये चीज थोड़ी सी याद रखनी है आप लोगों ने फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं। तो जो लोग 2002 लगा रहे थे उन लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भाई 2002 नहीं 2010 लगाना है आप लोगों ने इसको। ठीक है, 2010 लगाना है। लागू हुआ कब था ये पूछ रहा है आप लोगों से। बाकी आर्टिकल नंबर 21A को कब संविधान में जोड़ा गया था? 2002 में। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन के जरिए, बट लागू नहीं किया गया, सिर्फ जोड़ के दे दिया गया। जस्ट लाइक कि आपने बिरयानी बनाई घर में और बना के रख दी और परोसी नहीं, सब लोग देख रहे हैं, अब आएगा बहुरानी, नई नई बहुरानी आई है, बिरयानी बनाई है, आजा। बहुरानी जो है वो बैठी हुई है, अरे आजा ला दे खाना दे दे, है क्या कर रही है? ठीक है, बैठी है वो आराम से। बीत गए 8 साल, फिर लाई बिरयानी, लो अब खाओ। ठीक है, इस तरीके से। तो 8 साल पहले बना था, लेकिन उसको लागू करने में हमें 8 साल लगे। 2010 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ फाइनली वो। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। एक बार लाइक एंड शेयर कर देंगे फ्रेंड, जो भी लोग देख रहे हैं यहाँ पर में, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ओके, और जहां जहां भी शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में, वहां वहां पर मैं शेयर जरूर करेंगे फ्रेंड्स आप सभी लोग। आप देख सकते हो शिक्षा का अधिकार आप लोगों की बुक के अंदर में भी दिया गया है, आपकी बिहार की बुक के अंदर में, इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है। बाकी फ्रेंड टीचिंग परीक्षा के ऐप के अंदर में मैंने आप लोगों के लिए, ठीक है, 15 तारीख का जो पीडीएफ है वो डाल दिया है, 15 तारीख का जो पीडीएफ है वो डाल दिया है। ठीक है, 16 तारीख का और 17 तारीख का वो अभी मैं डाल दूंगा। ठीक है, 15 तारीख वाला पीडीएफ डाल दिया है जिन लोगों ने। ठीक है जी, वो
24 घंटे के लिए ओपन रहेगा वो आप लोगों के लिए, जितने भी बच्चे हैं। तो जल्दी जल्दी से जाके टीचिंग परीक्षा का ऐप डाउनलोड कर लो, और ऐप डाउनलोड करके जो है आप लोग यहाँ पर में इसको वहाँ से ले सकते हो उसको, ठीक है। 24 घंटे के अंदर में जाके उसको आप कर सकते हो। 15 वाला अभी ओपन है, 15 वाला, 15, 16, 17 तीनों के तीनों ओपन है आप लोगों का, ठीक है। विधान परिषद को एक बार एक्सप्लेन कीजिए, कितने लोग चाहते विधान परिषद वाला लेक्चर में डाल दूं, एक बार विधान परिषद वाला लेक्चर डाल दूं आप लोगों के लिए। अगर चाहते हो विधानसभा विधान परिषद वाला लेक्चर डाल दूं तो मेरे को बता देना एक बार, मैं विधानसभा विधान परिषद वाला लेक्चर डाल दूंगा, ठीक है। वो आप लोग देख लेना, पूरा का पूरा लेक्चर जो है आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा दूंगा मैं, ठीक है। ठीक है, चलिए, बाकी मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में फ्रेंड्स। टीचिंग परीक्षा के साथ में अगर आप लोग कनेक्ट होना चाहते हो, टीचिंग परीक्षा के साथ में पढ़ना चाहते हो, तो आप लोग जो है 9697888444 या फिर 7611101101 इन नंबर्स में से किसी भी नंबर्स के ऊपर में कॉल करके जानकारी ले सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। और टीम आप लोगों की पूरी मदद कर देंगी यहाँ पर में। तो 76110101 9697888444 इस नंबर में से किसी भी नंबर के ऊपर में आप लोग जुड़ सकते हो। इस सेशन को शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, जिन लोगों ने अब तक लाइक नहीं किया वो लोग लाइक जरूर कर देंगे, ताकि आप लोगों के लाइक्स की वजह से और ज्यादा जो है मैं यहाँ पर मैं सेशंस आप लोगों के लिए ले सकूं। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें यहाँ पर में आप लोगों की फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप लोग, ताकि आप लोगों को और ज्यादा जो वीडियोस हम लोग बनाने वाले हैं वो वीडियोस की लिंक मिल सके। कल 12 बजे सभी को लाइव आ जाना है, सभी लोग लाइव आएंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि जी हाँ सर लाइव आने वाले हैं। सभी के सभी यहाँ पर में लिखिए, अभी के अभी लिखो कि सर लाइव आएंगे, और अलार्म लगा लो 12 बजे का। जितने भी लोग देख रहे हैं सभी के सभी लोग अलार्म लगा लो 12 बजे का, डॉट 12 बजे लाइव आ जाना है सभी के सभी लोगों ने, सभी लोगों ने डॉट 12 बजे। और कल अगर हम लोगों ने 5000 का आंकड़ा कर लिया कंप्लीट, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि 20 तारीख को उससे भी बड़ी वाली मैराथन फिर मैं आप लोगों के लिए लूंगा, 20 तारीख को, ठीक है। 20 तारीख को उससे भी बड़ी वाली मैराथन आप लोगों के लिए लूंगा, ये वाली 20 जुलाई को, 20 अगस्त को नहीं, 20 जुलाई को, ठीक है। बड़ी वाली मैराथन आप लोगों के लिए लूंगा। अगर कल 5000 का हम लोगों ने टारगेट कंप्लीट कर लिया हमारा, तो सभी लोगों ने लाइव आना है। जहां जहां शेयर कर सकते हो उस सेशन को शेयर कर देना। मैं सेशन लगवा रहा हूं आप लोगों के लिए, अभी लगवा रहा हूं, और ये सेशन को आप लोग जाकर आज के आज ही जाके उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना आप लोग, और नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लेना उसको, ठीक है। चलिए, मिलते हैं हम लोग हमारे कल वाले सेशन के अंदर में फ्रेंड्स। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप लोग टीचिंग परीक्षा का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से भी आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा क्लास का, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।